नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें समय के गलियारों से होते हुए भारत के गौरवशाली और संघर्षपूर्ण अतीत की ओर ले जाएगी। यह यात्रा शुरू होती है सन 1600 से, एक ऐसा दौर जब दुनिया एक नई करवट ले रही थी और भारत अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए विख्यात एक अनजाने भविष्य की दहलीज पर खड़ा था। हम देखेंगे कि कैसे व्यापारिक उद्देश्यों से आई एक कंपनी धीरे धीरे इस विशाल उपमहाद्वीप की शासक बन बैठी और कैसे फिर इस मिट्टी के सपूतों ने स्वतंत्रता की ज्वाला अपने दिलों में जलाई। अगले कुछ पलों में हम 1600 से लेकर 2025 तक के भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रमिक अवलोकन करेंगे। यह सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि उन बदलावों, उन संघर्षों, उन उपलब्धियों और उन चुनौतियों की कहानी है जिन्होंने आज के भारत का निर्माण किया है। प्लासी की लड़ाई से लेकर स्वतंत्रता संग्राम की गूंज तक, संविधान के निर्माण से लेकर आर्थिक सुधारों की बयार तक और वैज्ञानिक प्रगति से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की उभरती भूमिका तक, हर पड़ाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? आइए मिलकर भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा की एक झलक देखें, उन पन्नों को पलटें जिन पर हमारे पूर्वजों के साहस, बलिदान और दूरदर्शिता की कहानियां लिखी हैं। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि यह हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को संवारने की प्रेरणा भी देगी। चलिए शुरू करते हैं भारत के इस अद्भुत सफर को, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। देवियों और सज्जनों, हमारी कहानी का पहला पड़ाव है सन 1600। यह वह वर्ष था जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। कागज पर तो यह केवल एक व्यापारिक समझौता था, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि यह छोटा सा कदम आने वाली सदियों के लिए भारत की तकदीर को बदल कर रख देगा? यह व्यापार की आड़ में एक ऐसे युग का सूत्रपात था जिसकी परिणति भारत की गुलामी के रूप में हुई। उस समय भारत मुगल साम्राज्य के वैभव और अपनी मसालों, वस्त्रों और रत्नों की संपदा के लिए विश्वविख्यात था। कंपनी के जहाज मसालों और मुनाफे की तलाश में भारतीय तटों पर पहुंचे। प्रारंभ में उनका उद्देश्य केवल व्यापारिक कोठियां स्थापित करना और मुनाफा कमाना था, लेकिन धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। उन्होंने भारतीय रियासतों की आपसी फूट का फायदा उठाया और अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। यह घटना, जिसे हम आज भारत में अंग्रेजी शासन की अनौपचारिक शुरुआत के रूप में देखते हैं, एक चेतावनी थी जिसे शायद उस समय पूरी तरह समझा नहीं गया। सन 1600 में कंपनी की स्थापना के बाद अब हम पहुंचते हैं सन 1615 में। यह एक और महत्वपूर्ण वर्ष था जब इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के भव्य दरबार में भेजा। सोचिए, उस समय का हिंदुस्तान जहां मुगलों का डंका बजता था और एक विदेशी दूत व्यापारिक रियायतों की अर्जी लेकर खड़ा था। सर थॉमस रॉ का मुख्य उद्देश्य था कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने की स्थायी अनुमति प्राप्त करना और फैक्ट्रियां स्थापित करने के अधिकार हासिल करना। जहांगीर, जो कला और संस्कृति के प्रेमी थे, उन्होंने रॉ को अपने दरबार में स्थान दिया और कई वर्षों की बातचीत और मान मनोबल के बाद कंपनी को सूरत समेत अन्य स्थानों पर व्यापार करने की औपचारिक अनुमति मिल ही गई। यह अनुमति महज एक कागजी फरमान नहीं था, बल्कि यह भारत के आंतरिक हिस्सों तक कंपनी की पहुंच का रास्ता खोलने वाला था। व्यापारिक संबंधों का यह विस्तार धीरे धीरे कंपनी के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ और यहीं से भारत के भविष्य की एक नई और अधिक जटिल कहानी की नींव पड़ने लगी। अब हम समय में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सन 1757 पर। यह वर्ष भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया, जब प्लासी के मैदान में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। एक ओर थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और दूसरी ओर थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी फौज, जिसे नवाब के ही कुछ विश्वासघातियों का साथ मिला हुआ था। कहने को तो यह एक युद्ध था, लेकिन वास्तव में यह एक षड्यंत्र और धोखे की कहानी थी। इस लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने बंगाल पर उनके नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक सैनिक विजय नहीं थी,
बल्कि यह भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की वास्तविक शुरुआत थी। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक और सैनिक शक्ति का उपयोग करके एक के बाद एक भारतीय रियासतों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। भारत का खजाना इंग्लैंड की ओर बहने लगा और भारतीय कारीगरों का शोषण अपने चरम पर पहुंचने लगा। यह वह अंधकारमय अध्याय था जिसकी कीमत भारत को अगले 200 वर्षों तक चुकानी पड़ी। देवियों और सज्जनों, अब हम उस वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जो भारतीय जनमानस में आज भी क्रांति की ज्वाला के रूप में याद किया जाता है। सन 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 वर्षों के शासन, उनके शोषण और उनकी नीतियों के विरुद्ध पनप रहा असंतोष अब एक विकराल रूप लेने वाला था। इस विद्रोह की चिंगारी सैनिकों के बीच फैली जब उन्हें नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर आपत्ति हुई, जिन्हें गाय और सुअर की चर्बी से आच्छादित समझा जाता था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। मेरठ से उठी यह चिंगारी देखते ही देखते उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में फैल गई, जिसे हम पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने इस संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। हालांकि यह विद्रोह संगठित नेतृत्व और संसाधनों की कमी के कारण अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। इसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की आत्मा जीवित है और वह विदेशी दासता को स्वीकार नहीं करेगी। सन 1857 के महासंग्राम ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। भले ही विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन करना अब संभव नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में सन 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। अब भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश बन गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो सीधे ब्रिटिश सरकार और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। कंपनी राज के अन्यायपूर्ण शासन का अंत तो हुआ, लेकिन क्या इससे भारतीयों की स्थिति में कोई वास्तविक सुधार आया, या यह केवल सत्ता का हस्तांतरण था, एक नए, अधिक संगठित और अधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत? यह वह प्रश्न था जिसका उत्तर आने वाले दशकों में मिलना था, और इसी के साथ शुरू हुआ ब्रिटिश राज का एक लंबा दौर। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद भारतीयों में धीरे धीरे एक नई चेतना जागृत हो रही थी। शिक्षित भारतीय वर्ग यह महसूस करने लगा था कि अपने अधिकारों और अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक संगठित मंच की आवश्यकता है। इसी सोच और प्रयास का परिणाम था सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ए.ओ. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी, ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी दिखाते हुए भारतीयों के लिए अधिक अधिकार, प्रशासनिक सुधार और सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना था। यह एक नरमपंथी दृष्टिकोण था, लेकिन इसने पहली बार भारत के विभिन्न हिस्सों के शिक्षित लोगों को एक साझा मंच प्रदान किया। यह स्वतंत्रता आंदोलन के संगठित रूप की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। धीरे धीरे कांग्रेस का स्वरूप बदला और इसने पूर्ण स्वराज की मांग को अपना लक्ष्य बनाया, जो भारत की स्वतंत्रता की राह में एक मील का पत्थर साबित हुआ। देवियों और सज्जनों, अब हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय पर पहुंच गए हैं जो आज भी हमारे दिलों में एक टीस बनकर चुभता है। सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और भारतीयों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उनकी सेवाओं के बदले उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार देगी। लेकिन इसके विपरीत सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून लागू कर दिया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। उस सभा में हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो रॉलेट एक्ट
और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के उसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग से बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता भी बंद कर दिया गया था। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि वे समाप्त नहीं हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह ब्रिटिश अत्याचार का एक ऐसा घिनौना उदाहरण था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भड़का दिया। जलियांवाला बाग की त्रासदी के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया और इस बदलाव के सूत्रधार थे महात्मा गांधी। उनके नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह संघर्ष के सबसे शक्तिशाली हथियार बने। इसी कड़ी में सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आह्वान किया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था और उस पर भारी कर लगा दिया था, जिससे आम आदमी बुरी तरह प्रभावित था। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक की ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की। लगभग 240 मील की यह यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए और यह एक जन आंदोलन बन गया। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। इस घटना ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर पैदा कर दी। यह अहिंसात्मक आंदोलन की शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और दुनिया को भारत के स्वतंत्रता संकल्प से परिचित कराया। देवियों और सज्जनों, समय का चक्र घूमता रहा और हम आ पहुंचे सन 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन चाहती थी, लेकिन भारतीय नेता पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने सबसे बड़े और अंतिम जन आंदोलन का आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस नारे ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया। अगले ही दिन गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया, जिसमें आम जनता, छात्रों, मजदूरों और किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए और कई स्थानों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन के प्रतीकों को उखाड़ फेंका। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का भी बर्बरतापूर्वक दमन किया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया था कि भारत अब और अधिक समय तक गुलाम रहने को तैयार नहीं है। यह स्वतंत्रता की अंतिम और निर्णायक लड़ाई की शुरुआत थी। और फिर देवियों और सज्जनों, वो ऐतिहासिक दिन आया जिसका इंतजार करोड़ों भारतवासियों ने पीढ़ियों से किया था। 15 अगस्त 1947, लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश पराधीनता के बाद भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। मध्य रात्रि को जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। उनका प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी आज भी हमारे कानों में गूंजता है। यह दिन केवल एक राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि यह करोड़ों लोगों के सपनों, उनके संघर्षों और उनके बलिदानों की पराकाष्ठा थी। यह उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने इस दिन के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस की यह तिथि भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यह हमें याद दिलाती है उस कीमत की जो हमने आजादी के लिए चुकाई है और उस जिम्मेदारी की जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम पर है। यह उत्सव का दिन था, उम्मीदों का दिन था, एक नए भारत के निर्माण के संकल्प का दिन था। जहां एक और 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता की खुशियां लेकर आया, वहीं दूसरी ओर यह अपने साथ लाया विभाजन की एक ऐसी विभीषिका जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। भारत की आजादी के साथ ही देश का 2 भागों में विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान। यह निर्णय धार्मिक आधार पर किया गया था और इसके परिणाम अत्यंत भयावह हुए। रातों रात लाखों लोग अपने ही घरों में अजनबी हो गए। उन्हें अपनी जड़ों से उखड़कर एक अनजाने भविष्य की ओर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा।
इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक इस विभाजन ने अभूतपूर्व हिंसा और रक्तपात को जन्म दिया। नफरत की आग में जलते हुए समुदायों ने एक दूसरे पर अमानवीय अत्याचार किए। लाखों लोग मारे गए, असंख्य महिलाएं हिंसा का शिकार हुईं और करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। यह एक ऐसा जख्म था जो आज भी दोनों देशों के दिलों में कहीं न कहीं रिश्ता है। स्वतंत्रता की कीमत विभाजन की इस पीड़ा के रूप में चुकानी पड़ी और इसका सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक प्रभाव आज भी हमारे समाज और हमारी स्मृतियों में जीवित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो देश की विविधता, आकांक्षाओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित कर सके। डॉ भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने अथक परिश्रम करके भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी दिन भारत ने अपने पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद को चुना। संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए, कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित की और एक ऐसी शासन प्रणाली की नींव रखी जो जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की हो। हम भारत के लोग, इन शब्दों से शुरू होने वाली संविधान की प्रस्तावना भारत के उस संकल्प को दर्शाती है जिसने उसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि यह नए भारत की आत्मा है जो हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। संविधान लागू होने के बाद अब बारी थी लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की, आम चुनाव। सन 1952 में स्वतंत्र भारत ने अपने पहले आम चुनाव का आयोजन किया। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि देश की अधिकांश आबादी निरक्षर थी और चुनावी प्रक्रिया से बिल्कुल अपरिचित थी। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी थीं, यह देखने के लिए कि क्या यह नवजात लोकतंत्र इस परीक्षा में खरा उतर पाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने, मतदान केंद्र स्थापित करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। करोड़ों भारतीयों ने, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत था। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपनी पसंद की सरकार चुन सकें। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण था, जिसने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां अनेक भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ फलती फूलती हैं। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न भाषाई समूहों द्वारा अपने अपने अलग राज्यों की मांग उठने लगी थी। इस मांग के पीछे उनकी अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने की आकांक्षा थी। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण मुख्य रूप से भाषाई आधार पर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप कई नए राज्यों का गठन हुआ और कुछ पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आया। यह एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया थी, लेकिन इसने भारत की भाषाई विविधता को मान्यता दी और विभिन्न भाषाई समुदायों को अपनी पहचान बनाए रखने का अवसर प्रदान किया। यह कदम भारतीय संघवाद को मजबूत करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसने दर्शाया कि भारत अपनी विविधता में ही एकता का सूत्र खोज सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सन 1962 में इन संबंधों में एक गहरा आघात लगा जब चीन ने भारत की उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। सीमा विवाद, विशेष रूप से अक्साई चिन और नेफा, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण था। भारतीय सेना इस आकस्मिक हमले के लिए तैयार नहीं थी और उसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में संसाधनों की कमी का भी सामना करना पड़ा। इस युद्ध में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा और चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। यह हार भारत के लिए एक राष्ट्रीय सदमा थी
और इसने देश की विदेश नीति और रक्षा तैयारियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। इस युद्ध ने भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत किया और सैन्य आधुनिकीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह एक कठिन सबक था जिसने भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की सीख दी। अब हम पहुंचते हैं सन 1971 में, एक ऐसा वर्ष जब दक्षिण एशिया का भूगोल और राजनीतिक समीकरण हमेशा के लिए बदल गया। उस समय पाकिस्तान दो भागों में बंटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व से असंतुष्ट थे और अपनी भाषा और संस्कृति के दमन का विरोध कर रहे थे। जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो लाखों शरणार्थी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागने लगे। भारत ने इन शरणार्थियों को आश्रय दिया और पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम का समर्थन किया। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्तानी सेना को पराजित किया और केवल 13 दिनों में ढाका पर कब्जा कर लिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। यह युद्ध भारत की सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय राजनीति में उसकी निर्णायक भूमिका का प्रमाण था। देवियों और सज्जनों, सन 1974 भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का कूट नाम दिया गया। यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था और इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना था। इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया, हालांकि उसने स्वयं को परमाणु हथियार राष्ट्र घोषित नहीं किया। यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अथक परिश्रम और प्रतिभा का परिणाम थी। इसने न केवल भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता को सिद्ध किया, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। हालांकि इस परीक्षण की कई विकसित देशों ने आलोचना भी की और भारत पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन भारत अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के प्रति दृढ़ रहा और यह परीक्षण देश के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सन 1974 के परमाणु परीक्षण की सफलता के बाद देश ने एक ऐसे दौर का सामना किया जिसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक माना जाता है। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को अवैध घोषित किए जाने के बाद आया था। आपातकाल लागू होते ही नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यह 21 महीने का दौर, यानी जून 1975 से मार्च 1977 तक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा थी। मौलिक अधिकारों का हनन, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और भय का माहौल व्याप्त हो गया। हालांकि इस दौर ने भारतीय जनमानस को लोकतंत्र के महत्व का भी एहसास कराया। 1977 में जब आपातकाल हटाया गया और चुनाव हुए, तो जनता ने कांग्रेस सरकार को भारी मतों से पराजित कर दिया। यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और उसके लचीलेपन का प्रमाण था, जिसने यह सिद्ध किया कि कोई भी तानाशाही प्रवृत्ति भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचल नहीं सकती। देवियों और सज्जनों, सन 1984 भारतीय इतिहास में एक अत्यंत दुखद और त्रासद वर्ष के रूप में अंकित है। इस वर्ष ने देश को दो गहरे जख्म दिए। पहला, जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी अलगाववादियों के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। इस कार्रवाई में मंदिर को क्षति पहुंची और कई लोगों की जानें गईं, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं। इस घटना ने देश के भीतर तनाव और विभाजन को और गहरा कर दिया। इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रतिक्रिया स्वरूप
31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। यह राष्ट्रीय शोक का क्षण था, लेकिन इसके तुरंत बाद देश के कई हिस्सों, विशेषकर दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों निर्दोष सिखों को बेरहमी से मार दिया गया, उनके घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जला दिया गया। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर एक बहुत बड़ा आघात था और इसने सांप्रदायिकता के जहर के भयानक परिणामों को उजागर किया। सन 1990 के दशक की शुरुआत में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था और देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। इसी संकट की घड़ी में सन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की एक नई दिशा अपनाई। इन सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी के नाम से जाना जाता है। इन नीतियों के तहत लाइसेंस राज को समाप्त किया गया, व्यापार और निवेश के नियमों को सरल बनाया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रारंभ में इन सुधारों को लेकर कई आशंकाएं थीं, लेकिन धीरे धीरे इनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास करना शुरू किया, विदेशी निवेश बढ़ा और नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। यह आर्थिक बदलाव भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आने वाले दशकों में भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। देवियों और सज्जनों, जहां 1991 आर्थिक सुधारों की आशा लेकर आया, वहीं 1992 ने देश को एक ऐसे सांप्रदायिक घाव से रूबरू कराया जिसकी पीड़ा आज भी महसूस की जाती है। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक विशाल भीड़ ने ध्वस्त कर दिया। यह घटना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का एक दुखद और विस्फोटक परिणाम थी, जो कई दशकों से चला आ रहा था। इस विध्वंस के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों लोगों की जानें गईं और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। समाज में विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और कटुता की खाई और गहरी हो गई। यह घटना भारतीय धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के लिए एक गंभीर चुनौती थी। इसने सामाजिक समरसता और सहिष्णुता के महत्व को एक बार फिर रेखांकित किया और यह याद दिलाया कि धार्मिक कट्टरता देश की एकता और अखंडता के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। सन 1974 के पहले परमाणु परीक्षण के लगभग 2.5 दशक बाद भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी परमाणु क्षमता का परिचय दिया। मई 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। इन परीक्षणों में एक फ्यूजन डिवाइस यानी थर्मोन्यूक्लियर भी शामिल था। इन सफल परीक्षणों के साथ भारत ने स्वयं को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। यह कदम भारत की रक्षा और तकनीकी प्रगति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण छलांग थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत की परमाणु नीति न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध और पहले उपयोग नहीं, यानी नो फर्स्ट यूज के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन परीक्षणों के बाद भारत पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन देश ने दृढ़ता से इनका सामना किया। पोखरण 2 ने न केवल भारत की सामरिक स्वायत्तता को मजबूत किया, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की असाधारण क्षमताओं को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। देवियों और सज्जनों, 21वीं सदी की शुरुआत में ही भारत को एक भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। 26 जनवरी 2001 जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, गुजरात राज्य में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसका केंद्र कच्छ क्षेत्र का भुज शहर था। रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने गुजरात के कई शहरों और गांवों में भारी तबाही मचाई। हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। इस त्रासदी में लगभग 20,000 लोगों की जानें गईं और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए। चारों ओर ध्वंसलीला और निराशा का मंजर था, लेकिन इस आपदा ने भारतीयों की अदम्य जिजीविषा और एकजुटता की भावना को भी प्रदर्शित किया। देश भर से और विदेशों से राहत सामग्री और स्वयंसेवक गुजरात पहुंचे। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर युद्धस्तर पर बचाव और राहत कार्य चलाया।
यह गुजरात के लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी है, जिन्होंने इस विनाश लीला से उभरकर अपने जीवन और अपने प्रदेश का पुनर्निर्माण किया। सन 2008 का वर्ष समाप्त होने को था, जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक ऐसे आतंकवादी हमले का शिकार हुई जिसने पूरे देश को दहला दिया। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 प्रशिक्षित आतंकवादियों ने मुंबई के कई प्रतिष्ठित स्थानों पर एक साथ हमला बोल दिया, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस प्रमुख थे। इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और लोगों को बंधक बना लिया। यह हमला लगभग 60 घंटों तक चला और इसमें 160 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 9 आतंकवादियों को मार गिराया और एक अजमल कसाब को जीवित पकड़ लिया। यह हमला भारत पर हुए सबसे भीषण आतंकवादी हमलों में से एक था। इसने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, लेकिन साथ ही इसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों की एकजुटता और दृढ़ संकल्प को भी मजबूत किया। यह दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। देवियों और सज्जनों, अब हम भारतीय राजनीति के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं, सन 2014 के आम चुनाव। इन चुनावों ने देश में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन लाया। कई वर्षों के गठबंधन सरकारों के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह लगभग 3 दशकों में पहली बार था जब किसी एक दल को लोकसभा में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला था। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस चुनावी जीत के पीछे कई कारण थे, जिनमें पिछली सरकार के प्रति जनता का असंतोष, विकास और सुशासन का वादा और नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व प्रमुख थे। नई सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और सुधारों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, रोजगार सृजित करना और आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाना था। यह राजनीतिक बदलाव भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीवंतता का प्रतीक था और इसने देश के लिए एक नई दिशा और नई उम्मीदों का संकेत दिया। सन 2014 में नई सरकार के गठन के बाद आर्थिक क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से एक सबसे चर्चित और विवादास्पद कदम था नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक अप्रत्याशित संबोधन में घोषणा की कि मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपये के मौजूदा करेंसी नोट अमान्य हो जाएंगे। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना, नकली मुद्रा के प्रसार को रोकना और आतंकवाद के वित्त पोषण पर चोट करना बताया गया। इस घोषणा के बाद देश भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों को अपने पुराने नोट बदलने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों और एटीएम की लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। नोटबंदी के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के बीच व्यापक बहस हुई। कुछ ने इसे एक साहसिक और आवश्यक कदम बताया, तो कुछ ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब। यह एक ऐसा आर्थिक प्रयोग था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला और इसकी सफलता या विफलता पर चर्चा आज भी जारी है। देवियों और सज्जनों, सन 2019 भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में दर्ज हुआ। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया। इन अनुच्छेदों के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा प्राप्त था और इसका अपना अलग संविधान और ध्वज था। इस निर्णय के साथ ही जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। सरकार ने इस कदम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने, जम्मू और कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए आवश्यक बताया। हालांकि इस निर्णय का कई विपक्षी दलों और कुछ स्थानीय नेताओं ने विरोध भी किया और इसे लेकर कानूनी चुनौतियां भी सामने आई। इस संवैधानिक बदलाव ने जम्मू और कश्मीर के भविष्य और भारत के संघीय ढांचे पर एक नई बहस छेड़ी। यह एक ऐसा कदम था जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले वर्षों में स्पष्ट हैं और यह राष्ट्रीय एकता की दिशा में
एक बड़ा प्रयास माना गया। वर्ष 2020 मानव इतिहास में एक ऐसे अभूतपूर्व संकट के रूप में याद किया जाएगा जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोविड-19 महामारी चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ यह कोरोना वायरस देखते ही देखते एक वैश्विक महामारी बन गया और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इस जानलेवा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2020 में देश भर में एक सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया। ट्रेनें, हवाई जहाज, बसें सब कुछ थम गया और करोड़ों लोग अपने घरों में कैद हो गए। यह लॉकडाउन जहां एक ओर वायरस के फैलाव को धीमा करने के लिए जरूरी था, वहीं दूसरी ओर इसने देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार छिन जाने के कारण अपने गांवों की ओर पैदल पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव आ गया और समाज ने एक ऐसे संकट का सामना किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह दौर मानवीय त्रासदी, आर्थिक चुनौतियों और साथ ही साथ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन योद्धाओं के अदम्य साहस और सेवा भावना का भी साक्षी बना। कोविड-19 महामारी के अंधकार के बीच 2021 आशा की एक नई किरण लेकर आया, जब भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक की शुरुआत की। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड के साथ 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश की विशाल आबादी तक टीके पहुंचाना, कोल्ड चेन बनाए रखना और लोगों को टीके के प्रति जागरूक करना। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया और फिर धीरे धीरे अन्य आयु समूहों के लिए भी टीकाकरण खोल दिया गया। सरकार, स्वास्थ्य विभाग और अनगिनत स्वयंसेवकों ने इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात काम किया। कई बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद भारत ने रिकॉर्ड समय में टीके की करोड़ों डोज लगाने में सफलता हासिल की। यह न केवल भारतीय विज्ञान और औषधि निर्माण क्षमता का प्रमाण था, बल्कि यह महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ, जिसने लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की। देवियों और सज्जनों, वर्ष 2022 भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने औपचारिक रूप से दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता संभाली। यह भारत के लिए एक गौरव का क्षण था और इसने देश को वैश्विक एजेंडा तय करने और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करने का एक अनूठा मंच प्रदान किया। वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के ध्येय वाक्य के साथ भारत ने अपनी अध्यक्षता की शुरुआत की। इसी दौर में भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसी स्वदेशी तकनीकों ने भारत में डिजिटल लेन देन में क्रांति ला दी और इसे दुनिया के कई देशों ने अपनाने में रुचि दिखाई। G20 की अध्यक्षता और डिजिटल नवाचार में प्रगति ने यह सिद्ध किया कि भारत न केवल अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, बल्कि वह वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी एक रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसी उपलब्धि पर जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सन 2023 और चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिणाम था यह मिशन, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना था, एक ऐसा क्षेत्र जहां पहले कोई देश नहीं पहुंच पाया था। 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस सफलता ने न केवल भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत को साबित किया, बल्कि इसने दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया। यह मिशन कम लागत में जटिल अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देने की भारत की क्षमता का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण था। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत के युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत के लिए नए द्वार खोल दिए। चंद्रयान 3 की शानदार सफलता के बाद
भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक और महत्वाकांक्षी कदम बढ़ाया। वर्ष 2024 में भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इस वर्ष गगनयान कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिनमें क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण और इंटीग्रेटेड व्हीकल टेस्ट शामिल थे। यह मिशन भारत के लिए न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह देश की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षमताओं का भी एक बड़ा प्रमाण होगा। गगनयान की सफलता भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगी जिनके पास मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता है। यह मिशन न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान के नए अवसर खोलेगा, बल्कि यह देश में एरोस्पेस उद्योग और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास को भी गति देगा। यह भारत के आत्मनिर्भर अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक और गौरवशाली गाथा लिखने की तैयारी है। देवियों और सज्जनों, हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा अब वर्ष 2025 के पड़ाव पर पहुंचती है, जो दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग की एक नई आशा लेकर आया। इस वर्ष भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों ने आपसी समझ और कूटनीतिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप अपनी सीमाओं पर तैनात सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी करने की घोषणा की। यह कदम पिछले कई वर्षों से चले आ रहे सीमा तनाव और छिटपुट संघर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास था। दोनों देशों के इस निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत किया गया और इसे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। सैनिकों की संख्या में कमी के साथ साथ दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को सख्ती से लागू करने और संवाद के माध्यम से लंबित मुद्दों को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद थीं, लेकिन यह पहल इस बात का संकेत थी कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण से जटिल समस्याओं का भी समाधान खोजा जा सकता है और शांति एवं सहयोग का एक नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी भारत की 1600 से लेकर 2025 तक की एक झलक, एक ऐसी यात्रा जो उतार चढ़ाव, संघर्ष और उपलब्धियों से भरी हुई है। हमने देखा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी के आगमन से लेकर स्वतंत्रता की सुबह तक और फिर एक नवजात लोकतंत्र से लेकर एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बनने तक भारत ने कितने ही पड़ावों को पार किया है। विभाजन की त्रासदी, युद्धों की पीड़ा, आर्थिक संकटों की चुनौती और प्राकृतिक आपदाओं का कहर, इन सब का सामना करते हुए भी भारत अपनी अदम्य जिजीविषा और एकता की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहा है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि इतिहास केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी है। हमारे पूर्वजों के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी दूरदर्शिता ने हमें वह भारत सौंपा है जिस पर आज हम गर्व करते हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को सहेज कर रखें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो और भी समृद्ध, और भी शक्तिशाली, और भी समावेशी हो। हमें अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा, अपनी विविधता को अपनी ताकत बनाना होगा और अपने युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। यह थी भारत की 1600 से 2025 तक की ऐतिहासिक यात्रा। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? एक ऐसा अध्याय जिसे हम और आप मिलकर लिखेंगे, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से और अपने सपनों से। आइए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। जय हिंद।